अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आपका हमारे इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। अब हम इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अफसानवी नस्ल की एक जो किस्म है नाविल। नाविल बहुत ही मशहूर किस्म है, बहुत लोग पढ़ते हैं। और जो नावल है इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग नावल का नाम सुनते ही सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो क्या आती है? किस्सा कहानी होगी। किस्से कहानी की बात आती है सबसे पहली बात कि नावल का नाम सुनते ही किस्से कहानी की बात आती है। लेकिन हम यहाँ नावल तो हमारे यहाँ के कहाँ से आया है? मगरिब से आया है, अंग्रेजी अदब के ज़रिए असर आया है। लेकिन हम यहाँ उर्दू नावल पे बात करेंगे कि उर्दू नावल के फ़न पे बात करेंगे। उर्दू नावल के फ़न और क्या बोलते हैं उर्दू नावल का आगाज़ इर्तका को हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम क्या बात करेंगे? उर्दू नावल के फ़न पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि नावल कब शुरू हुआ, नावल क्या इंसान के जहन में नावल की सोच कैसे आई। तो हमें आपको पता है कि इंसान के पास बहुत ही फुर्सत के लम्हात होते थे और शाम ढले क्या है कोई लोग अपना बैठते थे, दो चार आदमी, और बैठ करके वहीं पे खाट वगैरह लगता था या ज़मीन पे बैठते थे और एक उसमें से किस्से कहानी कहता था। और धीरे धीरे जब ये कलमी शक्ल लिया तो ये दास्तान की शक्ल में आ गया। लेकिन वो कैसे किस्से होते थे? वो किस्से होते थे महिरुल उकूल वाक़यात, जिसको अकल तस्लीम नहीं करता हमारा। ऐसे ऐसे किस्से होते थे जिसमें जिन्नात की कहानी, उड़ते हुई टोपी की कहानी, तो इन तमाम चीज़ का दास्तान से ताल्लुक़ था। लेकिन जब 1857 का गदर आया तो लोगों के पास पूरी ज़िंदगी, हिंदुस्तान की जो ज़िंदगी थी, आम ज़िंदगी लोगों की, वो पूरी तरह मुतासिर हुई और पूरा एक तरह से माहौल पूरा उथल पुथल हो गया। लोगों के पास अब ज़िंदगी में पहले जैसा वक्त नहीं रहा। लोग अब महिरुल उकूल वाक़यात में दिलचस्पी नहीं लेते थे। अब उन्हें एक ऐसे सिन्फ की दरकार थी जो उनकी ज़िंदगी की तर्जुमानी कर सके, जो उन्हें हकीकी तौर पर एक हकीकी ज़िंदगी, कुछ ऐसा अदब मिले जिसमें उनकी हकीकी ज़िंदगी की तस्वीर बयान हो। इसका मुतालबा कर रहा था इंसानी ज़िंदगी, और इस मुतालबे को भरपूर नावल ने इस मुतालबे को भरपूर तरह से पूरा किया और इंसान की जो ज़िंदगी थी उसका साथ दिया। रोज़मर्रा में किस तरह के इस्तेमाल किए जाते थे उसका साथ दिया। नावल है क्या? अब आइए हम समझते हैं। नावल हकीकत में किस्से कहानी की एक शक्ल है। कहानी की एक शक्ल को हम क्या कहते हैं? नावल कहते हैं। एक किताब है एस्पेक्ट ऑफ द नावल। कौन सी किताब है? एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल। इसमें एक तारीफ की गई है कि नावल एस्पेक्ट ऑफ द नावल। इस किताब में क्या कहा गया है कि एक खास तवालत का नसरी किस्सा नावल है। इससे क्या मतलब कि एक तवील किस्सा है, लेकिन इतना भी तवील नहीं है कि हम उसे दास्तान कह सके और इतना भी छोटा नहीं है कि हम उसे अफसाना कह सके। यानी इस दोनों के बीच की जो चीज़ है, एक तरफ अफसाना है, एक तरफ दास्तान है और दूसरी तरफ क्या है? अफसाना है। और इस बीच में जो सिन्फ हमारा है वो क्या है? नावल है। अब दास्तान पे आपको एक अलग लेक्चर है, अफसाना पे एक अलग लेक्चर है। अफसाना का वीडियो आपको मिलेगा, दास्तान का वीडियो भी इसी एनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और नावल को भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि इतना भी तवील नहीं है कि हम उसे दास्तान कह सके और इतना भी शॉर्ट नहीं है कि हम उसे अफसाना कह सके। तो इस बीच का जो किस्सा है जिसमें जिंदगी की हकीकी तस्वीर बयान की जाए उसे हम नावल कहते हैं। ये बात आप जहन में बैठा लीजिए कि नावल किसे कहते हैं। नावल एक ऐसा किस्सा है जिसमें हकीकी जिंदगी की तस्वीर पेश की जाए और वह अफसाना से तवील हो और दास्तान से मुख्तसर हो। ऐसा ना हो कि दास्तान में इतनी तवील नहीं, क्योंकि दास्तान में तो कहानी चलती रहती है। जैसे अलिफ लैला की जो कहानी है वो 1000 रात की कहानी है। तो इस तरह से नावल क्या है कि एक बैठक में ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है कि 1000 कहानी चलती रह जाए उसमें। अब हम आइए समझते हैं नावल की तारीफ। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो नावल का क्या तारीफ हुआ कि नावल की हम तारीफ इस तरह कहेंगे, नावल अफसानवी नस्र की वह किस्म है जिसमें हकीकी ज़िंदगी की तस्वीर बयान की जाए और एक ख़ास तवालत का हिस्सा हो। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा तवील भी ना हो और ज़्यादा मुख्तसर भी ना हो। मुख्तसर होगा तो क्या होगा कि अफसाना बन जाएगा। और हकीकी ज़िंदगी की तस्वीर पेश की जाए। कहानी हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखेगा, कहानी हकीकत है या नहीं इस पर हम खोजने
पूछने नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि क्या कहते हैं कि आप लोग को हम गैर अफसानवी नस्ल में ये बात समझा चुके हैं कि नावल को हम कहा करते हैं इसकी तस्दीक जरूरी नहीं होती है, लेकिन ये इसमें हकीकी जिंदगी की तस्वीर बयान की जाती है। अब हम आइए नावल की तारीफ के बाद समझते हैं कि नावल के अज्जा कौन कौन से हैं। नावल के अज्जा यानी कि नावल का फन बनता कैसे है। अज्जा किसे कहते हैं? नावल के अज्जा। अज्जा मालूम है आपको? जुज की जमा अज्जा यानी कि अज्जा तरकीबी लिख लीजिए। कोई भी जो होता है, कोई भी सिंफ है, वो मुअर्रज तो वजूद में आती नहीं है, उसके लिए कुछ उसूल होते हैं, कुछ जवाबित होते हैं। आप इसे अज्जा तरकीबी कहिए, नावल के उसूल कहिए, उसूल व जवाबित कहिए, जो कहना वो कहिए, इसके बगैर, क्योंकि उसूल व जवाबित के बगैर तो हम उस पर किसी फन का हुक्म लगा नहीं सकते हैं। तो सबसे जो पहली चीज नावल के लिए शर्त है वह क्या है? नंबर 1 पे क्या है हमारा? किस्सा। हम इसको डिटेल में समझाएंगे। नंबर 2 पे हमारा क्या है? आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। किस्से के बाद क्या है? प्लॉट। प्लॉट। नंबर 3 किरदार निगारी। नंबर 4 मकालमा निगारी। और नंबर 5 में क्या है? मंजर निगारी। और नंबर 6 में आप ले लीजिए उस्लूब को ले लीजिए, क्योंकि किसी भी अदीब का उस्लूब किसी भी सिंफ में बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो कहानी ज़्यादातर एक ही किस्म की होती है, उस्लूब से ही उसकी फन्नी हम उसको फन के तौर पर जांचने और परखने की कोशिश करते हैं। और नंबर 6 ही आप रहने दीजिए, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन 6 काफ़ी है। ये 6 अज्जा अगर किसी चीज़ में पाई जाती है तो आप उसे फौरन उस सिंफ पर किसका हुक्म लगा सकते हैं? नावल का हुक्म लगाया जा सकता है उस पर। नावल के लिए ये 6 चीज़ जरूरी है। तो हम देखते हैं सबसे पहली चीज क्या है। तो अब हम इसे मिटाने की कोशिश करते हैं। और क्या है ये? अज्जा तरकीबी में जो है हमारा सबसे पहला जो जुज है वह किस्सा है। क्यों? किस्सा के बगैर तो अफसानवी अदब वजूद में आ ही नहीं सकता। किस्सा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम किस चीज को अफसानवी नस्ल कहेंगे? किसे? कहानी होगी, किस्सा या कहानी। बगैर कहानी के तो कोई सिंफ वजूद में नहीं आ सकती। और इंसान की फितरत है कि वह किस्सा कहानी सुनने के लिए सुनता चाहता है। उसे अगर आप बैठा करके कुछ किसी किस्सा कहानी सुनाइए, वह दिन भर बैठ कर किस्सा कहानी सुनता रहेगा, देखो वह उकताहट महसूस नहीं होती है। तो ये किस्सा और कहानी नावल का सबसे पहला और सबसे अहम जुज है, क्योंकि इसके बगैर नावल का तस्वुर नहीं किया जाता। इसके बगैर नावल क्या, किस्से और कहानी के बगैर अफसानवी नस्र का तस्वुर ही नामुमकिन है। तो आप इस लिहाज से ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस्सा और कहानी के बगैर अफसानवी नस्र नहीं बन सकता। तो जब अफसानवी नस्र नहीं बन सकता तो अफसानवी नस्र की एक किस्म नावल कैसे वजूद में आ सकता? तो इसके लिए सबसे पहला जो जुज है वो किस्सा है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आपका? प्लॉट। अब प्लॉट किसे कहते हैं? अब किस्सा, एक किस्सा चलता रहता है। अब किस्से के दरमियान बहुत सी चीज बातें आती रहती है, जो उखड़ापन होता है, लेकिन कहानी प्लॉट उसी का बेहतरीन समझा जाएगा जिसमें ऐसा ना लगे कि एक कहानी कहते कहते इस अंदाज से दूसरे की तरफ मुड़ जाए कि आदमी कारी को या सुनने वाले को कुछ एहसास भी ना हो और दूसरी कहानी शुरू हो जाए, ये भी है। और प्लॉट जितना गुथा हुआ, जितना वो उतना तजस्सुस पैदा करेगा। जैसे हम आपको एक मिसाल देते हैं, आप सब लोग सुनते हैं एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो ये हो गया। लेकिन हम जब इसी को जब हम प्लॉट इसमें किस तरह से आएगा? एक राजा था, उसकी एक रानी थी, राजा पहले मर गया और फिर उसके बाद रानी मर गई, तो थोड़ा सा तजस्सुस पैदा हुआ। लेकिन इसको और जब हम मजीद कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक राजा था, अचानक उसकी एक दिन मौत हो गई। अब लोग
क्या हुआ कि राजा को दफन किया, उसके बाद फौरन रानी इंतकाल कर गई। अब लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होने लगा कि रानी क्यों मर गई। फिर लोगों ने तजस्सुस करना शुरू कर दिया, तो पता चला कि राजा के मौत का गम जो है रानी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उस गम में रानी भी इंतकाल कर गई। तो इस तरह से कैसे समझ में आ रहा है? अब कहने के लिए तो बहुत आसान है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन जब हम इसी को घुमा फिरा करके बयान कर रहे हैं कि पहले राजा मर गया, फिर कुछ दिन के बाद रानी मर गई, जब लोगों ने तजस्सुस किया, लोगों ने उसको उस पर तहकीक करनी शुरू की कि रानी की का इंतकाल क्यों हुआ, राजा तो अगर किसी बीमारी में या राजा ऐसे इंतकाल कर गया, लेकिन दोनों एक साथ कैसे मर गए। तो ये पता चला कि राजा के मौत का सदमा रानी को बर्दाश्त नहीं हुआ और रानी इंतकाल कर गई। तो ये जो हमारा काम करता है वो उसको हम प्लाट कहते हैं। ऐसा भी तजस्सुस भी पैदा हो रहा है और इस तरह से हम एक के बाद एक जुमले की तरफ मुंतकिल हो जा रहे हैं और सुनने वाले या पढ़ने वाले को एहसास तक नहीं हो रहा। तो ये काम क्या है? प्लाट का है। तो ये आप समझ गए, इसका काम क्या है? प्लाट है। तीसरा जो हमारा था उसके बाद क्या था कि किरदार निगारी। किरदार निगारी ये हमारा तीसरा था। मैं बहुत शॉर्ट कट में बतला रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि तो किरदार निगारी क्या है? अब कोई भी किस्सा कहानी किसके जरिए वजूद में आएगी? तो वो किन्ने कोई किरदार की, जैसे अब एक राजा एक रानी की कहानी आप प्लॉट में समझे तो राजा कोई ना कोई तो होगा, बगैर राजा के किरदार की सटाएंगे, बगैर किरदार के तो कोई चीज वजूद में नहीं आ सकती है। उसे जो है क्या बोलते हैं? किरदार निगारी हमारा इसलिए अहम हो जाता है कि बगैर कहानी के बगैर नावल नहीं वजूद में आ सकता और बगैर किरदार के कोई कहानी नहीं वजूद में आ सकती। तो हर कोई लाजिम मलजूम है, ये नहीं है कि सिर्फ एक चीज होगा। अज्जाए तरकीबी उसी तरह से बनता है कि कोई एक चीज हम उसको निकाल दे तो वो लंगड़ा हो जाएगा। वो सिंफ तो रह सकता है लेकिन खड़ा नहीं रह सकता, पूरी तरह से लंगड़ा हो जाता है। तो वही हम समझने की कोशिश करेंगे कि किरदार का क्या काम है। तो भाई किरदार का ही तो काम है, बगैर किरदार के तो कहानी बन ही नहीं सकती। कैसे बनेगी कहानी अगर उसके अंदर कोई किरदार ना हो जिसकी कहानी बयान करे? तो किरदार है क्या? किरदार कहानी का हीरो है, कहानी की हीरोइन जिसे हम कहेंगे वो है किरदार। जैसे उमराव जान अदा एक मशहूर नावल है, उसकी जो किरदार है उमराव जान क्या है? ये एक नाम है और इस नाम को हम किरदार का, इस नाम के जरिए कहानी आगे बढ़ती है। और क्या होता है कि एक मेन किरदार होता है जिसे हम कहानी का हीरो कहें, कहानी की हीरोइन कहें, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे किरदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक दो किरदार होते हैं, मेन किरदार एक होता है किसी भी कहानी में और उसके इर्द गिर्द जिम्नी किरदार बहुत सारे लोग रहते हैं जिसके जरिए कहानी बयान की जाती है। यही कहानी है, एक तवाइफ की कहानी है जो कैसे फैजाबाद से लखनऊ आती है और जो डाकू रहता है अमीरन के यहाँ ला करके उसे बेच देता है। इस तरह से नवाब साहब की कहानी, तो तमाम के तमाम जिम्नी कहानी है, लेकिन सब जिम्नी किरदार है, लेकिन सबसे जो अहम किरदार वो क्या है? उमराव जान अदा है। तो इस तरह से हम देखें कि उमराव जान और अमीरन का किरदार इसमें सबसे अहम है। तो ये किरदार निगारी नावल के लिए सबसे अहम शर्त में से एक है। सबसे पहला नावल क्या है? ये भी जैसे डिप्टी नसीर अहमद ने मीरतुल उरूस लिखा, तो मीरतुल उरूस सबसे पहला नावल था। तो इसमें जो किरदार है, जो दो बहन के जो किरदार है, एक बहन फूहर थी और एक बहन सलीकामंद थी। तो इस तरह से बगैर किरदार के हम कोई भी कहानी वजूद में नहीं आ सकता। तो अब चौथा नंबर हमारा क्या है आइए समझते हैं। पहला हम समझ लें किस्सा, दूसरा समझे किस्सा के बाद क्या समझे? प्लॉट, और तीसरा किरदार निगारी। तीनों लाजिम मलजूम है, ये नहीं कि हम एक को हटाते तो नावल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। चौथा जो हमारा है वो क्या है? मकालमा निगारी है। अब किरदार जब आपस में बात करेंगे तब तो कहानी बढ़ेगी, बगैर किरदार जब बात ही नहीं करेंगे तो कहानी कैसे बनेगी? तो ये अहम है, ये भी अहम है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मकालमा बातचीत, आप सब जानते हैं मकालमा किसे कहते हैं? एक दूसरे से बातचीत। अब कहानी अब नावल में क्या होता है? कहानी क्या है? कहानी यही है कि चंद किरदार का मजमुआ है जिसके जो आपस में जो बातचीत करता है उसे हम कलमी अंदाज में लिखने की कोशिश जब करते हैं, अदीब जब अपनी जबान में ढालने की कोशिश करता है तो वह कहानी बन जाता है और वह एक किताबी शक्ल में आता है। और तहरीरी शक्ल में आने के बाद उसे हम नावल, अब सारा दास्तान का उस पर हुक्म लगाते हैं। जो जिस हिसाब की कहानी होती है उसे हम परखने और तोलने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि इसमें क्या है, मकालमा है क्या, इसमें इसके अज्जाए तरकीबी है तो ये दास्तान हुआ, और अगर नावल के अज्जाए तरकीबी है तो नावल हुआ, अफसाना के अज्जाए तरकीबी अफसाना हुआ। तो इस हिसाब से मकालमा निगारी, बगैर मकालमा निगारी के तो कहानी वजूद में नहीं आ सकती, कहानी के बगैर नावल नहीं वजूद में आ सकता।
और किरदार के बगैर कोई कहानी वजूद नहीं सकती। किरदार हम ढूंढ ले आए, किरदार जब आपस में बातचीत ना करें तो कहानी कैसे बनेगी? तो कहानी बनने के लिए क्या जरूरी है? मकालमा जरूरी है। तो यहाँ भी मुसन्निफ जो होता है, नाविल निगार का इम्तिहान होता है कि वो किरदारों का बातचीत किस अंदाज से कराता है। अब ऐसा नहीं है कि एक किरदार को लंबी चौड़ी बात कराया जा रहा है और दूसरे किरदार को छोटा दिखाया जा रहा है। किरदार हम वही होते हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक आए, उसे ही वर्गजी किरदार कहा जाता है और सबसे अहम किरदार वही होता है नाविल का। लेकिन इस यहाँ भी नाविल निगार का इम्तिहान यहाँ बहुत अहम होता है कि वो किस किरदार को कहाँ पे पेश करे और किस किरदार से वह कौन सी बात कहलवाए और किस किरदार को किस अंदाज की गुफ्तगू कराए। तो ये बहुत अहम है कि अगर शहजादा है कहानी में तो उसको उसी हिसाब से, बादशाह है तो उसी हिसाब से, ना उसकी रियाया है तो उसी हिसाब से बात करे, उसके अगर गुलाम है बादशाह के तो उसी हिसाब से बात करे। ऐसा ना हो कि गुलाम का मकालमा बादशाह की तरह और बादशाह का मकालमा गुलाम की तरह करने लगे। तो ये फिर जो है क्या बोलते हैं, कहानी नहीं बन सकती है। क्योंकि इसके लिए शर्त यह है कि कहानी उसी अंदाज से बयान की जाए कि जिसकी जो अहमियत हो, फिर उसी अंदाज से और एक मकाम के तौर पर इसका क्या मकाम है। आइए 5वें नंबर पे हम देखते हैं मंजर निगारी। या फिर ये बहुत अहम है, ऐसा होना चाहिए कि जब आदमी मंजर निगारी से क्या मतलब है कि मंजर कशी इस अंदाज से की जाए, इस अंदाज से उसको जो है ना बयान किया जाए कि सुनने वाला या पढ़ने वाला जो हो, सामने जो बैठा हो, क्योंकि ये सब सुनने सुनाने का भी फन है, तो इसलिए देखा जाए तो मंजर निगारी की हमें ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आज के दौर में जब कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत पुराना जो नावल है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जहन कहाँ चला जाता है, ऐसा लगता है कि उसी गलियों में, वहीं कुचों में, वहीं जो है ना दरीचों में, जिस कहानी में जिस अंदाज की कहानी, जिस नावल में जिस अंदाज की कहानी बयान की गई है, हमारा जहन वहाँ घूमने लगता है और एक तरह से पूरा मंजर हमारे सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि हम आंख बंद कर रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं और हम उसको नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं। तो वह है मंजर कि जिस अंदाज से बयान की जाए। अगर उसमें कहानी बयान की जा रही रात की तारीकी की, तो ऐसा लगे कि हम रोशनी में बैठ करके भी तारीकी में हम घूम रहे हैं। तो ये होता है क्या होता है मंजर निगारी की अहमियत। और यहाँ भी नाविल निगार का इम्तिहान होता है। नाविल निगार को यहाँ बहुत अहम, बहुत ही इसका नाजुक पहलू है ये मंजर निगारी। क्योंकि अगर कोई मंजर वजूद में नहीं आए तो फिर कहानी करना कोई यही नहीं रह जाएगा, कोई मकसद ही नहीं बचेगा। अगर नाविल निगार मेहनत करता है इतना, लेकिन अगर कोई किरदार के जरिए मकालमा करा रहा है, सारा कुछ करा रहा है, उसके अंदर किस्सा भी है, प्लाट भी है, मकालमा निगारी भी है, किरदार निगारी भी है, लेकिन अगर कारी के जहन को मुतासिर नहीं कर रहा, उसके जहन में एक जो है ना बात नहीं उभर करके आ रही है, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है। उस नाविल तो कहा जा सकता है लेकिन कामयाब नाविल नहीं हो सकता। इस तरह जो आखिरी समझे से उस्लूब है। अभी क्या है कि कहानी तो नाविल में एक ही जैसे होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कहानी इसलिए एक जैसे होंगे क्योंकि कहानी तो इसके अफसानवी कहानी होंगे ना, हकीकी कहानी तो होंगे नहीं। तो लेकिन इसको जब फन्नी एतबार से जांचने के लिए अदीब का उस्लूब, नाविल निगार का उस्लूब अहम माना रखता है। क्योंकि आम तौर पर जो कहानी बयान किया जाता है उसमें उस्लूब की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब फन्नी एतबार से उसको हम किस पायदान पर उस नाविल को रखें। क्योंकि जब डिप्टी नज़ीर अहमद ने सबसे पहले मिरातुल उरूज लिखा तो वो उस्लूब के बिना पर ही जो है ना, मिरातुल उरूज जो लिखा तो वो उस्लूब के बिना पर ही, यही हमारा पहला नाविल है जो 1869 में लिखा गया था, जो उन्होंने लिखा डिप्टी नज़ीर अहमद ने। तो ये उस्लूब के बिना पर ही नाविल कहलाया, क्योंकि इससे पहले तो नाविल का कोई वजूद नहीं था। लेकिन जब इनका उस्लूब को देखा गया, इनके जो उस्लूब पर नजर दौड़ाई गई, तो इसे पहला नाविल तस्लीम कर लिया गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उस्लूब की भी बहुत अहमियत है। तो मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि नाविल एक ऐसा किस्सा होता है, एक ऐसी कहानी होती है जो महिरुल उकूल वाक़यात से पड़े हो, जिसको ऐसी जिंदगी की वाक़यात बयान की जाए कि जो हकीकत से ताल्लुक़ रखे, हकीकी ज़िंदगी की तस्वीर कसी की जाए और वो थोड़ा सा तवील हो, इतना तवील ना हो कि दास्तान तक पहुंच जाए, इतना भी मुख्तसर ना हो कि अफसाना तक आकर रह जाए, उसमें किस्सा हो, कहानी हो। क्योंकि अफसानवी नस्र बगैर किस्से और कहानी के वजूद में नहीं आ सकता। दूसरा क्या हो कि प्लाट हो, कहानी में गुंजलक हो। कहानी जब जितना पेचीदा होगा प्लाट, पढ़ने वाले को उतना मज़ा आएगा, तो एक दिमाग उसका एक सवाल करेगा और एक तजस्सुस टाइप जहन में तजस्सुस पैदा होता रहेगा। और उस हिसाब से देखा जाए तो कहानी मज़ीद बेहतर होती चली जाएगी और कहानी की मकबूलियत, नाविल की मकबूलियत प्लाट पे मुनहसिर है।
उसके बाद किरदार निगारी, अच्छे किरदार का इंतखाब किया जाए, किस किरदार का को किस उसके बाद क्या है, किरदार के बाद मकालमा निगारी कि किस किरदार से क्या बात करवानी है। अगर कोई बादशाह की बात हो रही है तो बादशाह किस अंदाज से बात करेगा, वो मकालमा निगारी में उसकी अहमियत सामने आती है। और अगर कोई वजीर है तो वजीर किस अंदाज से बात करेगा, उसी तरह कोई गुलाम है तो गुलाम का अंदाज क्या होगा, ये तमाम चीज किरदार निगारी। तो ये किरदार निगारी भी अहमियत है। इस तरह मंजर निगारी, यानी कि जब कारी पढ़े तो उसके सामने एक मंजर कशी, पूरा एकदम लगे ऐसा कि हम घूम रहे हैं, जिस गली की बात हो रही है हम उस गली को घूम रहे हैं। जिस रात की बात हो रही है, रात की तारीकी की बात हो रही है, तो मुजाले में बैठ करके भी लग रहा है कि हम तारीकी में खोए हुए हैं। तो इस अंदाज से देखा जाए तो ये नावल। और उसके बाद क्या है कि अपना उसलूब है, जो शायर हर अदीब का, हर नावल निगार का अलग अलग होता है। तो ये तमाम चीज़ें जिस कहानी के अंदर हो, हम उस पर नावल का हुक्म लगा सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए। अगला हम जो जस्ट उसका लिंक इसमें दे दिया जाएगा, अगला जो भी सीरीज इसका वीडियो आएगा वो क्या आएगा कि नावल का आगाज कैसे हुआ और नावल के इर्तका कैसे हुई, यानी नावल का आगाज, इर्तका नावल की जो रिवायत है ये कहाँ से शुरू हुआ, फन्ने इसका जो क्या बोलते हैं कि उसे अहद ज़र्री कौन सा है, किस ज़माने में ये सबसे ऊपर गया, और आज के ज़माने में किस तरह से नावल लिखी जाती है। इन तमाम चीज़ों पर हम जो बहस करेंगे वह अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।